प्यारे बच्चों, निज त्याग कर रागादि जिसने मन किया स्वाधीन है, वह विश्व में भी लीन हो पाता सुशांति प्रवीण है। श्रीमद् भगवत गीता का यह एक श्लोक है, उसका हिंदी रूपांतर है, जिसका तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति दुनियावी कार्य करते हुए भी अगर अंदर से राग द्वेष से मुक्त है, दूसरे क्या करते हैं, कोई क्रिटिसाइज करने में लगा है, कोई हतोत्साहित करने में लगा हुआ है, उन सारी चिंताओं को छोड़ करके अगर व्यक्ति एकाग्र चित्त होकर के कार्य करता है तो निश्चित रूप से वह योगी और सन्यासी की तरह है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सशक्त होता है। बच्चों, यद्यपि हम लोगों ने कुषाण वंश और उसके सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तथापि एक प्रश्न आता है कि मौर्योत्तर कालीन राज्य व्यवस्था या फिर आर्थिक व्यवस्था, यहाँ पे मौर्योत्तर कालीन शब्द का प्रयोग करता है। तो हमने सोचा कि एक अलग से इस प्रश्न का पूरा उत्तर बना दिया जाए, जिसको आप लोग नोट्स के रूप में बना सकते हैं। आपको पता है कि मौर्यों के बाद जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं, शुंग वंश होता है, सातवाहन वंश होता है। सातवाहन वंश के बाद फिर जो है आपको जो है सातवाहनों के बाद फिर विदेशी उत्तराधिकारी आ जाते हैं, जिसमें हिंद, यवन, इंडो ग्रीक या इंडो बैक्ट्रियन कहते हैं। इनके बाद फिर जो है शक और सीथियन आ जाते हैं, पहलव आ जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इसके बाद फिर कुषाण आते हैं, और ये सभी को मिला करके प्रश्न ये बनता है कि मौर्योत्तर कालीन राज व्यवस्था पर अपनी टिप्पणी कीजिए। तो बच्चों, इसी के बारे में हम लोग पूरा एक इसका प्रश्नोत्तर शैली में चर्चा कर लेते हैं। मौर्योत्तर कालीन राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ मुख्य बातें अगर हम लोग कहें तो उसको आप लोग इस तरह से नोट कर सकते हैं कि उस समय केंद्रीयकरण में कमी थी। मौर्योत्तर काल में अधिकांश राज्य बहुत छोटे छोटे होते थे। केवल दक्षिण भारत में सातवाहनों और उत्तर भारत में कुषाणों के साम्राज्य बड़े थे। छोटे छोटे राजाओं के साथ सामंती संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। सातवाहनों के अधीनस्थ सामंत शासक थे महारथी और इक्ष्वाकु। कुषाणों ने कैसर, सीजर, रोमन उपाधि, जिसका अर्थ है महाराजा यानी सबसे बड़ा राजा, बेसिलियस बेसिलिन यूनानी उपाधि है और इसका अर्थ है राजाओं का राजा एवं महाराजाधिराज, व शाहानुशाही अर्थात भारतीय उपाधियां, जिसका अर्थ है राजाओं का राजा, की गौरवपूर्ण उपाधियां धारण की, जिसका आशय यह था कि अनेकानेक छोटे छोटे राजाओं के राजा हैं। बच्चों, इसी समय एक नया दर्शन आता है राजाओं की दैवीय उत्पत्ति का। मौर्योत्तर काल में राज सत्ता को मान्यता प्रदान करने एवं विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर अपना नियंत्रण रखने के लिए राजाओं ने दैवीय उत्पत्ति पर जोर दिया। राजा को देवता का अवतार मान लिया गया। पार्थियन राजाओं ने देवव्रत अर्थात ईश्वर के प्रति निष्ठावान की उपाधि धारण की थे। कुषाणों ने स्वयं को दैवीय शक्तियों से संबंध होने की घोषणा की। देवपुत्र अर्थात ईश्वर का पुत्र, देवकुल प्रथा अर्थात मृत राजाओं के प्रतिमाएं स्थापित करने की प्रथा प्रारंभ होती है। और कुषाण सम्राटों ने देवपुत्र की उपाधि चीनी सम्राटों के अनुकरण करके अपनाया था, जिनको कि स्वर्गपुत्र कहते थे। रबातक अभिलेख में कनिष्क को भी देवपुत्र कहा गया है। अगला अगर हम लोग देखें तो भूमि अनुदान का आरंभ भी और केंद्रीय संता के नियंत्रण में कमी इसी समय की देन है। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध श्रवणों को राजस्व एवं प्रशासनिक करों से मुक्त भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किया, जिससे कहा जाता है कि केंद्रीय सत्ता क्षीण हुई। इसके पूर्ववर्ती साहित्य में भी पुजारियों को
भूमि अनुदान दिए जाने का उल्लेख है, किंतु अभिलेखों में भूमि अनुदान का पहला प्रमाण प्रथम सदी ईस्वी पूर्व का है, जब सातवाहन शासकों ने वैदिक यज्ञों के पुजारियों को भूमि अनुदान में दिया था। अब अगर आगे हम लोग बात करें तो क्षत्रप प्रणाली का भी आरंभ इसी समय में होता है। शक और कुषाणों ने पार्थियनों अर्थात पहलवों के माध्यम से प्रशासन की क्षत्रप प्रणाली का सूत्रपात किया। इसको आप लोग नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, जिसे ईरान के हखमनी शासकों ने ग्रहण किया था। इस प्रणाली में साम्राज्य अनेक क्षत्रपियों अर्थात उपराज्यों में बांट दिया गया। प्रत्येक क्षत्रपी की जिम्मेदारी एक एक क्षत्रप के हाथों में सौंप दिया जाता था। बड़ी क्षत्रपी के शासक को महाक्षत्रप कहते थे और छोटी क्षत्रपी के शासक को क्षत्रप कहा जाता था। क्षत्रप प्रणाली राजाओं द्वारा छोटे राजाओं के साथ शासक सामंत संबंध स्थापित करने के समतुल्य एक व्यवस्था थी। सैन्य राजपाल द्वारा शासन चलाने की प्रणाली का भी आरंभ होता है बच्चों। हिंद यवन शासकों ने भारत में सेनानी शानी मतलब मिलिट्री गवर्नशिप की प्रणाली का आरंभ किया। हिंद यवन शासक सैन्य राज्यपाल की नियुक्ति करते थे, जिसे यूनानी भाषा में स्ट्रेटेगोस कहा जाता था। सैन्य राज्यपालों की आवश्यकता जो प्रदेश उनके द्वारा विजय किया गया था उस पर नए राजाओं के प्रभाव जमाने के लिए होता था। संयुक्त शासन की प्रथा भी प्रारंभ किया गया इस समय। शकों तथा पार्थियन शासकों ने संयुक्त शासन का चलन आरंभ किया, जिसमें युवराज सत्ता के उपभोग में राजा का बराबर का सहभागी होता था। बच्चों, कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासकत्व की विचित्र प्रणाली का प्रचलन किया। इस प्रणाली के तहत प्रांत में 2 राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे, ताकि एक राज्यपाल का प्रयोग दूसरे राज्यपाल पर नियंत्रण रखने के लिए किया जा सके। कहीं न कहीं इसमें आपसी विश्वास की कमी होती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इस तरह के प्रणाली का प्रारंभ किया था। बच्चों, अब हम अगर आगे बात करें कि मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था, तो इसमें सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, शिल्प, मुद्रा, नगरीकरण, वाणिज्य, व्यापार आदि में प्रगति हुई। और उसका संक्षिप्त अगर विवरण देखें तो कुछ इस तरह से है कि कृषि का विकास मौर्योत्तर काल में महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में आता है। इसमें कृषि योग्य भूमि का विस्तार होता है, भूमि अनुदान प्रथा का आरंभ होता है, सिंचाई की सुविधा का विस्तार किया जाता है, जिसमें कलिंग नरेश खारवेल ने एक पुराने नहर का विस्तार कराया था। विभिन्न प्रकार के कर प्रणाली इस समय आ जाते हैं, जैसे कर कृषि भूमि पर लगने वाले कर, जो कि अनाज पर राजा के सामान्य हिस्से के अतिरिक्त होता था। एक दूसरा कर था जिसका नाम था प्रतिभाग, फलों, फूलों, कंदमूल आदि के रूप में दिए जाने वाला दैनिक कर था। एक विष्टि नामक कर हो, जो बेगारी अर्थात बिना पारिश्रमिक के दिया जाने वाला मजदूरी। एक प्रणय करके है, जो आपातकाल कर, जो शासन द्वारा अचानक वित्तीय संकट की स्थिति पड़ जाने पर लगाया जाता था, इत्यादि। शिल्पों का विकास और श्रेणियां इसी काल में आती है। 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख प्राप्त होता है बच्चों, जबकि मौर्योत्तर कालीन ग्रंथ महावस्तु में राजगीर में रहने वाले 36 प्रकार के व्यवसायियों का वर्णन मिलता है। एक मिलिंद पन्नु नाम का ग्रंथ है, उसमें मिलिंद के प्रश्न में 75 पेशों 75 पेशों अर्थात व्यवसायों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनमें 60 पेशा या व्यवसाय शिल्प से संबंधित हैं। इनमें से 8 महत्वपूर्ण हैं। शिल्प सोना, चांदी, सीसा, टीन, तांबा, पीतल, लोहा और रत्न से संबंधित। वस्त्र निर्माण में, रेशम की बुनाई में, अस्त्र निर्माण आदि पेशों में इस काल में खूब प्रगति होती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि लोहे की वस्तुओं के निर्माण में भी काफी प्रगति हुआ था। महाभाष्य जो पतंजलि में उल्लेख मिलता है कि मथुरा साटक नामक एक विशेष प्रकार का वस्त्र केंद्र था। भारत में भारी संख्या में चीनी रेशम का आयात होने से घरेलू रेशम उद्योग
पनप उठा। विभिन्न क्षेत्रों में यह जो पर्याप्त औद्योगिक प्रगति हुई उसे मौर्योत्तर काल का ही देन कहा जा सकता है। अब व्यापार में वृद्धि होने पर संगठन की आवश्यकता प्रतीत होती है, जैसा कि आपको पता है। तो फिर इन संगठनों को श्रेणी कहा गया। विभिन्न शिल्पकारों ने एक होकर के शिल्पी श्रेणियों या संघों का गठन किया। व्यापारियों ने भी अपनी श्रेणियों या निगमों का गठन किया और इन श्रेणियों के संगठन, महत्व और कार्य आदि के बारे में हम मुख्य रूप से जातक ग्रंथों पर निर्भर करते हैं। मौर्योत्तर काल में ये काफ़ी प्रभावशाली बन गए। शिल्पी बहुत बड़ी संख्या में इन श्रेणियों के सदस्य बनते थे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से श्रेणियों से प्रतिस्पर्धा करना उनके लिए कठिन था। मौर्योत्तर काल के दस्तकारों व शिल्पियों को अधिक स्वतंत्रता मिली हुई थी। जिस क्षेत्र में श्रेणियां कार्य करते थे उसमें उन्हें अपना पंजीकरण करना पड़ता था और क्षेत्र परिवर्तन करने के लिए स्थानीय अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। जातक कथाओं से ज्ञात होता है बच्चों कि श्रेणियां 18 प्रकार की थी और उनमें से प्रमुख कुंभकार, काष्ठकार और धातुकारों की श्रेणियां थी। ये श्रेणियां काम के नियम और तैयार माल की गुणवत्ता तथा उनके मूल्य निर्धारित करते थे, ताकि शिल्पी और उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा हो सके। श्रेणी सदस्यों के व्यवहार को एक श्रेणी न्यायाधिकरण के माध्यम से नियंत्रित कहा जाता था, जिसे श्रेणी धर्म कहा जाता था। श्रेणी धर्म को नारद स्मृति में समवित पत्र या कात्यायन स्मृति में स्थित पत्र कहा गया है। नासिक गुहा लेख जो पहली शताब्दी ईस्वी का है से यह जानकारी मिलती है कि गोवर्धन के बुनकरों की एक श्रेणी के पास 2000 कहापड़ या करसापड़ एवं अन्य बुनकर संघ के पास 1000 करसापड़ अक्षय निविधन के रूप में जमा कराया गया, ताकि उससे प्राप्त ब्याज से भिक्षुओं के वस्त्र आदि पर खर्चा किया जा सके। ये जुन्नार लेख है जो पूना जिला में महाराष्ट्र में प्राप्त हुआ है। मथुरा स्तंभ लेख जो कुषाण शासक हुविस्क की काल का है। पुण्यशाला में ब्रह्मभोज आदि के लिए आटा पीसने वाले कारीगरों की एक श्रेणी के पास अक्षय निधन जमा कराया गया, ताकि उससे प्राप्त मासिक ब्याज से 100 ब्राह्मणों को पुण्यशाला में खिलाया जा सके। इसी प्रकार विदिशा के हाथीदांत शिल्पियों की एक श्रेणी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, किंतु सामान्यतः ये काम एक भिन्न श्रेणी के बणिकों द्वारा किया जाता था जो श्रेष्ठ कहलाते थे। उनके वंशज उत्तर भारत में सेठ कहे गए और दक्षिण भारत में सेठ या चेट्टियार कहलाते थे। बच्चों, मुद्रा व्यवस्था के विकास के बारे में अगर बात करें तो मौर्योत्तर काल में मुद्रा या सिक्का के प्रचलन में भारी वृद्धि होती है। उत्तर पश्चिम के राजाओं ने यूनानियों और ईरानियों के सिक्कों का अनुकरण किया और अन्य राजाओं ने स्थानीय सिक्के जारी किए जो मौर्यों के मुद्रांकित सिक्कों में बहुत श्रेष्ठ थे। आयातित स्वर्ण सिक्कों की अगर बात करें तो जैसे रोम की स्वर्ण मुद्रा दिनेरियस का उपयोग अधिकतर बुलियन अर्थात सोने के ठोस ईंट के रूप में किया जाता था, अथवा उन्हें बड़े बड़े सौदागरों में परिचालित किया गया। तत्कालीन सिक्के सोने के होते थे और दिनार, स्वर्ण, निष्क या पल कहा जाता था। चांदी का जो सिक्का था उसे शतमान या पुराण या धरण कहा जाता था और तांबे को काकनी तथा रांगे के होते थे। सर्वाधिक प्रचलित सिक्का करसापड़ था जो चारों धातुओं में था। सोने के बने दिनार और कुषाणों के स्वर्ण सिक्का रोमन स्वर्ण सिक्के दिनेरियस पर आधारित थे। बच्चों, इस समय नगरों का भी विकास होता है। शिल्प का विकास, व्यापार में वृद्धि, मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग आदि के कारण मौर्योत्तर कालीन भारत में नगरों का खूब विकास होता है। नगरीय केंद्रों के रूप में उभरने वाले शहरों में अधिकांशतः राज्यों की राजधानियां थी या व्यापारिक मार्ग पर स्थित शहर थे। तीसरी सदी ईस्वी में जब इन राज्यों का पतन हो गया और विदेशी व्यापार ठप पड़ गए तो इन नगरों का भी पतन शुरू हो जाता है। अब मौर्योत्तर कालीन नगरों में केंद्रों की सूची कुछ इस तरह से है, आप नोट करें।
पुष्कलावती ये उत्तर पश्चिमी भारत में है, ऊपरी गंगा घाटी में। पुष्कलावती आधुनिक नाम चारशद है। तक्षशिला शाकल आधुनिक नाम सियालकोट है। और ऊपरी गंगा घाटी में हस्तिनापुर था, इंद्रप्रस्थ था, ये पुराना किला दिल्ली है। मथुरा, संकिसा, अहिच्छत्र, साकेत ये अयोध्या है। और कौशाम्बी और भीटा आदि का नाम लिया जा सकता है। इसी तरह से मध्य गंगा घाटी में श्रावस्ती ये सहेट महेट नाम मिलता है। पिपरहवा, गनवरिया व तिलोराकोट नेपाल की तराई में है। कटरागढ़, बलिराजगढ़ व वैशाली यह बिहार में प्राप्त है। निचले गंगा घाटी में अगर नगरों की बात करें तो पुष्कराना, चंद्रकेतुगढ़, महास्थान व बारी बटेश्वर ये बंगाल क्षेत्र में आता है। उड़ीसा में देखें तो शिशुपालगढ़, जौगढ़ आदि था। राजस्थान में वैराट, रैल, सांभर, नगरी इसका प्राचीन नाम माध्यमिका है इत्यादि। मध्य प्रदेश में देखें तो विदिशा, पवाया ये प्राचीन नाम पद्मावती मिलता है। फिर उज्जैन मिलता है। गुजरात में भड़ौच, भरुकच्छ, भृगुकच्छ, बेरीगाजा यूनानी स्रोतों में आदि में इनका नाम आता है। महाराष्ट्र में भोकरदन प्राचीन नाम इसका भोगवर्धन है। पैठन प्राचीन नाम प्रतिष्ठान है। तगर, ब्रह्मपुरी, अदम, कौंडिन्य इत्यादि। कर्नाटक के नगरों की अगर बात करें बच्चों तो वहाँ पे बनवासी आ जाता है, इसिला आ जाता है, सन्नत याद आ जाता है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा जो विजयपुर को बोलते थे। सतनी कोटा, अमरावती इसका प्राचीन नाम अमरावती का धरणी कोट आता है। कोंडापुर, पेद्दावेगी इसका प्राचीन नाम वेंगी था। और तमिलनाडु में अरिकमेडु, कावेरी पत्तनम, उरैयूर इत्यादि। और केरल में मुजरिस आदि का नाम आता है। व्यापार का अगर विकास देखें तो मौर्यों ने व्यापार की उन्नति का आधार तैयार कर दिया था बच्चों। उन्होंने एक लंबा राजमार्ग बनवाया था जो पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक जाता था। पाटलिपुत्र सड़क मार्ग से गंगा की डेल्टा पर स्थिर बंदरगाह ताम्रलिप्त थी और आज जो है उसको तामलुक कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल में है, से जुड़ा हुआ था, जहां से जहाज वर्मा और श्रीलंका की ओर जाते थे। दक्षिण भारत के स्थल मार्गों का विकास भी मौर्योत्तर काल में हुआ। एक स्थल मार्ग द्वारा तक्षशिला काबुल से जुड़ गया था, जहां से विभिन्न दिशाओं को मार्ग जाते थे। उत्तरवर्ती मार्ग बैक्ट्रिया से होकर कैस्पियन सागर से होता हुआ कृष्ण सागर को जाता था। एक मार्ग कंधार से हेरात होकर ईरान को जाता था, जहां से व्यापारी स्थल मार्ग से पूर्वी भूमध्य सागर तक जाते आते थे। आवागमन के विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात ये थी बच्चों कि पहली सदी ईस्वी में लगभग 46-47 ईस्वी में हिप्पालस नामक एक यूनानी नावक ने अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं की जानकारी दी, जिसने सागर मध्य की यात्रा संभव हो सकी, जो तटीय मार्गों की तुलना में सीधी पड़ती थी और कम समय लेती थी। पश्चिम एशिया और रोम साम्राज्य को जोड़ने वाला भी एक मार्ग था जो रेशम मार्ग कहलाता था, क्योंकि चीन से होने वाला रेशम का समस्त व्यापार अधिकतर इसी मार्ग से होता था। पेरिप्लस ऑफ एरेथ्रियन सी अर्थात लाल सागर का भ्रमण 80 ईस्वी में रोमन साम्राज्य को भेजी जाने वाली भारतीय वस्तुओं का विशद वर्णन प्राप्त होता है। और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में गोल मिर्च होता था, मोती होता था, हाथी दांत, जटामांसी, मलमल, हीरे, केसर, रत्न, कछुए की खोपड़ी इत्यादि था। रोम के लोग बच्चों भारतीय मलमल के बड़े दीवाने थे। कहते हैं कि रोम की औरतें जब भारतीय मलमल की 7 तहों वाले घाघरे या स्कर्ट पहनकर रोम की सड़कों पर निकलते थे तो घाघरों की पारदर्शिता के कारण नगर की नैतिकता खतरे में पड़ जाती थी। इस निर्यात के बदले भारत को रोम से बड़ी संख्या में सोने एवं चांदी के सिक्के तथा अन्य सामान जैसे पुखराज हो गया, महीन वस्त्र हो गया, लीनेन हो गया, अंजन हो गया, कच्चा शीशा हो गया, तांबा, टीन, शराब, मैनसिल, हड़ताल, गेहूं आदि प्राप्त होते थे। रोमन लोग माल का मूल्य मुख्यतः स्वर्ण मुद्राओं में चुकाते थे।
भारतीय उपमहाद्वीप में खुदाइयों से अब तक रोमन सिक्कों के 68 अर्थात 68 खजाने प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 57 खजाने अकेले विंध्य के दक्षिण से प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों में अधिकांश सिक्के अगस्टस एवं टाइबेरियस मतलब 31 ईस्वी पूर्व से लेकर 14 ईस्वी पूर्व और टाइबेरियस का जो है 14 ईस्वी पूर्व से 37 ईस्वी के बीच के समय के हैं। चूंकि नीरो के सिक्कों में खोट था, अतः लोगों ने उसे जमा नहीं किया था। प्लिनी का कहना है कि भारत के साथ व्यापार करके रोम अपना स्वर्ण भंडार लुटाता जा रहा था। वह दुख से अभिभूत होकर के कहता है कि भारत, चीन और अरब हर साल 10 करोड़ सेस्टर्स चूस लेते हैं, जिनमें से लगभग आधा भाग मतलब 5.5 करोड़ सेस्टर्स अकेले भारत पाता है। रोम के साथ व्यापार में भारत का पलड़ा भारी था बच्चों। भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों मलाया, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, कंबोडिया आदि से मसाले खरीदकर रोमनों तक पहुंचाने लगे। मौर्योत्तर काल के कुछ प्रमुख बंदरगाह इस तरह थे कि बारबैरिकम या बर्बारिकम, भड़ौच, अरिकमेड आदि। बारबैरिकम या बर्बारिकम सिंधु के मुहाने पर स्थित प्रसिद्ध बंदरगाह था, जहां से सामान का आयात निर्यात होता था। भड़ौच भारत के पश्चिमी तट पर सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा प्रवेश द्वार था। अरिकमेडु जो है वो पंदुचेरी के निकट भारत के पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे पेरिप्लस ने पोडुके कहा है। 1945 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर के निर्देशन में की गई खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला, जो एक व्यापारिक केंद्र था तथा जिसके निकट एक बंदरगाह था। रोमन बस्ती से शराब के दोहत्थे कलश, लाल चमकीले अर्रेटाइन मृदभांड, माला के दानों, कांच, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि प्राप्त हुए हैं, जो रोमनों द्वारा भारत भेजे गए थे। मौर्योत्तर कालीन अगर समाज की बात करें बच्चों, तो परंपरागत समाज व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया था। भारत के सामाजिक इतिहास में मौर्योत्तर काल को संकट का काल माना जाता है। इसके दो कारण थे। एक तो शिल्पकार, जिनमें अधिकतर शूद्र वर्ण के थे, कला और व्यापार की प्रगति की बदौलत धनाढ्य बन गए और समाज में प्रतिष्ठा चाहते थे। दूसरे, इस काल में विदेशियों, जिसमें इंडो बैक्ट्रियन हुए, शक हुए, पार्सियन हुए, कुषाण हुए, के विशाल काय समूह के भारत आने और बसने के कारण वर्ण पर आधारित परंपरागत समाज की व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया था। ये पहले भी बता चुके हैं। मिलिंद पन्नों की एक रचयिता है नागसेन ने शूद्रों को वैश्यों के समान कृषि, पशुपालन व व्यापार की शिक्षा देने का अधिकार दिया, ताकि शूद्रों को संतुष्ट किया जा सके। कुछ शूद्रों ने अपना व्यवसाय तथा स्थान बदलकर अपनी वर्ण स्थिति में सुधार कर लिया। शूद्रों के अलावा मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मनु की प्रतिक्रिया उस काल की परिस्थिति में घोर ब्राह्मण कट्टरता की प्रतिक्रिया है। दूसरे संकट को समाप्त करने के लिए स्मृतिकारों ने चतुर युक्ति का प्रयोग किया। स्मृतिकारों ने वर्ण व्यवस्था में विदेशी तत्वों को शामिल करने के लिए उपयुक्त वंश परंपरा गढ़ डाली और उन्हें निम्न कोट के क्षत्रिय या पतित क्षत्रिय की श्रेणी में डाल दिया। दूसरे शब्दों में विदेशियों एवं अनार्यों का आर्यीकरण कर लिया गया है। मौर्योत्तर काल में वर्ण व्यवस्था का तेजी से जाति व्यवस्था में रूपांतर हुआ। मौर्योत्तर काल में जातियों की संख्या बढ़ी, तदंतर इसकी संख्या बढ़ती रही। नतीजतन आज भारत का विभिन्न जातियों का अजायब घर बन गया है। वर्ण व्यवस्था के जाति व्यवस्था में रूपांतर में 2 धारणाओं ब्रात्य और वर्णशंकर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग दूसरी सदी ईस्वी पूर्व तक इन दोनों धारणाओं का आविष्कार किया जा चुका था। ब्रात्य अवधारणा, ब्रात्य वह है जिसका मुख्य संस्कार या शोधक कृत्यों का अनुष्ठान न हुआ हो, ऐसा मनुष्य पतित या अनार्य समझा जाता था। और ब्रात्य स्तोम अर्थात ब्रात्यपन से मुक्ति पाने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान या यज्ञ था, और उसके द्वारा ब्रात्य को फिर से पवित्र बनाया जाता था, यानी आर्यीकरण किया जाता था।
वर्ण संकर की जो अवधारणा है वो दो भिन्न वर्णों के मिलन के फलस्वरूप जन्मा बच्चा वर्ण संकर माना जाता था। अनुलोम विवाह एवं प्रतिलोम विवाह का परिणाम थे वर्ण संकरता। मौर्योत्तर काल में वर्ण संकरों की संख्या में भी वृद्धि होती है। जहाँ बुद्ध काल में इनकी संख्या 12 थी, मौर्योत्तर काल में वर्ण संकरों की संख्या बढ़कर 61 हो गई, 61। तो ये बातें थी बच्चों मौर्योत्तर काल के बारे में। अब कुछ और भी बचा हुआ है मौर्योत्तर कालीन। हम लोग धर्म की चर्चा करेंगे, मौर्योत्तर कालीन कला की चर्चा करेंगे, और इस तरह से मौर्योत्तर और गुप्त पूर्व काल के सारे जो संस्करण हैं आपको इस लेक्चर में प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।